स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th ट्रायंगल इस चैप्टर का हम आरंभ कर रहे हैं। बहुत बेसिक जो पार्ट है वो मैं बहुत फास्ट रिवाइज करूंगा, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक में कवर किए थे। एंड वी विल स्टार्ट विथ सिमिलैरिटी इस साल जो हमारे कोर्स में नया आ रहा है। तो कुछ बातें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास या कोई भी दो फिगर हैं, डायग्राम है, उनको अगर हम एक दूसरों के ऊपर रख दें तो ऊपर वाला चित्र नीचे वाले को पूरी तरह से ढक देता है। उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, है ना, जिसको हम सरल भाषा में, इंग्लिश भाषा में समझे तो इक्वल कह लेते हैं हम लोग, राइट। अच्छा, इस इक्वल के साथ साथ एक और बात, इक्वल के साथ साथ सिमिलैरिटी वाली जो बात आती है उसमें बात आती है सेम। सेम का मतलब इक्वल नहीं होता, है ना। सेम का मतलब इक्वल नहीं होता। तो सिमिलैरिटी यहाँ पर क्या है? सिमिलैरिटी में ट्रायंगल हमारे कोर्स में है और ट्रायंगल के पास जो प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी उसके पास? तो उसके पास साइड्स है और उसके पास एंगल है। दो ही चीज़ें। कितनी साइड है? 3 साइड है। एंगल कितने हैं? वो भी 3 है। तो सिमिलर होने के लिए एंगल का इक्वल होना आवश्यक है। मतलब एंगल और साइड, एंगल कैसे हो? इक्वल हो, और साइड्स कैसी हो? प्रोपोर्शनेट हो या प्रोपोर्शनल हो। कभी कभी अगर प्रोपोर्शनैलिटी 1:1 है तो इक्वालिटी भी कहलाती है, नहीं? मतलब अगर कभी कॉन्ग्रुएंट भी है तो कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, यस और नो? मे बी वी कैन से कि कॉन्ग्रुएंसी एक स्पेशल केस है सिमिलैरिटी की, जिसमें रेशियो जो है वो 1:1 है। पीछे फैन तो नहीं चाहिए बेटा आप लोगों को? चाहिए, ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में हमें क्या बात करनी है कि एंगल कैसा होना चाहिए? इक्वल, और साइड्स कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो भी एंगल बनाया, ऐसा एक एंगल यहाँ बना लिया, इधर जो एंगल है वो एंगल यहाँ बना लिया, इधर वाला जो एंगल है वो यहाँ बना लिया, लेकिन साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेट हैं, थोड़ी सी बड़ी कर दी है, छोटी भी हो सकती हैं। दोनों एस्पेक्ट ध्यान रखिए कि ये छोटी बड़ी दोनों प्रकार से हो सकती है, ठीक। अब इनमें कौन कौन से रूल लगते हैं सिमिलैरिटी के? तो जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में लगाए थे लगभग वो सारे लगते हैं, ठीक है। एक RHS को छोड़ दिया जाए। सिमिलैरिटी में हम लोगों ने क्या क्या देखा? एस वो कॉन्ग्रुएंसी में देखा था तो सिमिलैरिटी में भी लगेगा। एस देखा था, इसमें भी लगेगा। ए देखा था, ये भी लगेगा, ठीक है। तो जितने आपने कॉन्ग्रुएंसी में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 9th क्लास के जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं वो सारे लगेंगे। अब इसमें एक रूल नया आ जाएगा एंड दैट इज एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। एंगल भाई 3 एंगल हैं, एक मान लो 1, 2 और 3 एंगल है, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल का भी अगर मैं देखूं, 1 और 1 बिल्कुल ठीक है, इक्वल है। दूसरे की बात करें, चलो दूसरा भी ठीक है, इक्वल है। तीसरा देखें ना देखें एक ही बात है, क्यों? भाई तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होना है, ठीक है। तीनों को मिलाकर, मैं पिछली क्लास में ऐसी थोड़ी शुरुआत कर दी थी और मैंने चर्चा इस बारे में की थी, है ना, कि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री तो सबको होना है मिलकर, और 2 एंगल इक्वल है तो तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ ए सिमिलैरिटी रूल आप लिख सकते हैं ए सिमिलैरिटी रूल या ए कोरोलरी, ठीक है। तो आप ए कोरोलरी या ए सिमिलैरिटी रूल लिख करके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिक्स कवर हो जाते हैं ट्रायंगल के सिमिलैरिटी वाइज। अब हम शुरू करेंगे थ्योरम, जो हमारे कोर्स में इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। हालांकि सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया थे वो पार्ट भी हमारे कोर्स में है, लेकिन वो थोड़ा बाद में है लेसन के, ठीक है, पर हमने पहले कवर कर लिया। अच्छा, अब हम क्या देखें? अभी हम देखेंगे थेल्स थ्योरम,
सीबीएसई रूल में इसको या सीबीएसई सिलेबस में इसको थेल्स थ्योरम नाम दे दिया गया है, और आईसीएसई बोर्ड में या जो एमपी बोर्ड के बच्चे अगर जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब एडप्ट कर रखी है उनकी किताबों में अवश्य लिखा है, क्योंकि किताब एडप्ट की है, परंतु फिर भी बोलचाल में वो एक नया नाम यूज़ करते हैं, दे कॉल इट एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या शॉर्ट में लिख देते हैं बीपीटी। तो आज हम कवर कर रहे हैं बीपीटी, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड में बेसिक मैथ्स ले रखा है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम ज्यों की त्यों लिखते बननी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी का नाम है थेल्स थ्योरम, THALES। और हमारी न्यू एनसीईआरटी किताब में ये चैप्टर नंबर क्या है, ये 6वां है 7वां है, तो 6.1 थ्योरम नंबर है। ठीक है, मतलब पहली थ्योरम यही है। ये क्या कहती है इसको हम समझेंगे, और उसको समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल पहले बना देता हूँ। ट्रायंगल का नामकरण कर दें, ABC। नामकरण को नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, पता है आप लोगों को? नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर। तो ट्रायंगल, देखिए मैं मैथ्स में भी यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, यही वर्ड हम लोगों ने नोमेनक्लेचर फिजिक्स में भी यूज़ किया। जब हम लोगों ने लेंस और मिरर पढ़े तो उसमें मैंने आपको बताया इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। और अगला पार्ट एक और केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में जो केमिकल के नाम रखे जाते हैं वो सारे क्या हैं, नोमेनक्लेचर कहलाते हैं। तो ऐसे नोमेनक्लेचर एक सामान्य शब्द है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। ठीक है, तो इसका नामकरण संस्कार हो रहा है भाई। अच्छा, अब इसमें जो थेल्स थ्योरम की खासियत है वो क्या है, उसकी तरफ ध्यान दें। थेल्स बाबा कहते हैं कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं विच इंटरसेक्ट्स और कट्स अपोजिट साइड और एनी अदर साइड, है ना, पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या होगा, तो किसी एक पॉइंट से मैंने थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन बना दी। ये एरो का मतलब होता है लाइन आपस में पैरेलल है। अगर मैं इसी डायग्राम में दूसरी लाइन बना दूं जो पैरेलल है तो उसमें मुझे 2 बार एरो दिखाने होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सिंबल होता है पैरेलल दिखाने का सिंबल। कभी कभी बच्चे कहते हैं हमें तो नहीं मालूम था, इसलिए बता दिया भैया। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये जहाँ से भी शुरू हो रही है और जिधर भी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ आपने जिस भी रेशो में इसको काटा है इधर भी उसी रेशो में कटेगा, ऐसा थेल्स का कहना है। ये बात समझ में आ गई सबके, है जी, क्लियर? थेल्स की जो डेफिनेशन है या जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, पहले उसे सुन लें आप, फिर अभी जो मैंने बात कही उससे आप को रिलेट करने का प्रयास करें। थेल बाबा कहते हैं, ऐसा एग्जाम में मत लिखना है, थेल बाबा बोले, संदीप सर ने बोला था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन, इसके बारे में चर्चा हो रही है, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, intersects the other two sides, intersects other two sides in distinct points D और E, इन 2 पॉइंट्स पर इसने काटा। The other two sides are divided in the same ratio, the other two sides are divided in same ratio, जिस रेशो में इसको काटा है उसी रेशो में ये भी कब कटेगा। ये इसकी डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, इसको कृपया कर आप लोग रट लें। ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ओके, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, या कोई दूसरा बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एमपी बोर्ड, ये स्टेटमेंट आपको रटा हुआ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। 5 बार 10 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन में लिखते समय इस पूरे थ्योरम को लिखो। जब आप बाय अप्लाइंग थेल्स थ्योरम लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम पूरा स्टेटमेंट लिखिए, देखिए धीरे धीरे याद हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, कॉपियाँ मैं जो चेक कर रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि बच्चे
पेज नहीं बचा रहे हैं तो कृपया कर पेज बचाइए। होमवर्क में बराबर 30 प्रश्न नहीं हो रहे हैं रोज के, किसी दिन का छूट रहा है, तो कृपया कर 30 क्वेश्चंस का टारगेट अचीव करें, जिद करिए। अगर इस उम्र में आप अगर डिटर्मिनेंट नहीं बन पाए तो जीवन में आप क्या हासिल करेंगे बेटा? तो ये आपके फाउंडेशन का आखिरी पड़ाव है बेटा, ये समझ लें, ठीक है। आपके चरित्र निर्माण, आपकी पहचान, आइडेंटिटी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब के लिए ये आखिरी साल है। 9th और 10th ये समय होता है जब आप इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए आपको, और करते हैं बच्चे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपका व्यवहार, आचार विचार, व्यवहार है ना, आपका अपना परिचय जैसा आप 9th 10th में बना चुके होते हैं, ये वैसा ही कैरी फॉरवर्ड होता है जीवन भर, ठीक है। हो जाते हैं इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं है कि आप कभी कर नहीं पाएंगे, बट वो कठिन होता है। ये समय है जब आपको अपने आप को बना लेना है, ठीक है। तो कृपया करें, एक अच्छे बच्चे बनने का प्रयास करें, एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें, ठीक है। आई बात समझ में? तो होमवर्क वगैरह जो हम बता रहे हैं उसको प्रॉपरली करें, रेगुलरली करें। और दूसरी बात, साइंस की प्रैक्टिस कम हो रही है। मैंने एक ही बच्चे की कॉपी में देखा जिसने इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की है और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एक ही कॉपी मिली मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस इन एवरी वंस कॉपी, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यह आपको एक मैसेज है, सूचना है, ये कृपया कर ऑनलाइन का दुरुपयोग ना करें। नियमित रूप से आप भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करना आरंभ कर दीजिए मैथ्स में, और साइंस में प्रैक्टिस करिए, स्टेटमेंट्स लिखिए, याद करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आपका भला होगा। नहीं तो आप कहेंगे संदीप सर ने कभी गाइड ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं है भैया, संदीप सर ने तो बताया। चलिए, अब इसका हम प्रूफ देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग, मैं चाहूँगा कि साथ में लिखते भी जाएं, समझते जाएं। ये नहीं कि केवल आपके हाथ के पर ही पूरा ध्यान हो और फोटोकॉपी मशीन चालू रहे, बुद्धि बंद हो जाए, ऐसा ना करें। क्यों लिखने के लिए कह रहा हूँ? बोर्ड छोटा है, मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बातें मैं आपको कहूँगा अब लिख लो, तो उतना पार्ट आप लोग लिख लेंगे। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो प्रूफ जब भी हम करते हैं तो उसमें अगर जो गिवन है वो सारी बातें पहले लिखी जाती हैं। तो पहले आप क्या लिख लेंगे? पहला पार्ट होगा गिवन। जो गिवन है, क्या गिवन है? थ्योरम पढ़िए एक बार, क्या बोलता है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, तो आप लिखेंगे गिवन DE पैरेलल टू BC। क्या लिखेंगे आप? पहला गिवन DE पैरेलल टू BC, गिवन। फिर क्या लिखेंगे आप? आगे कह रहा है इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड दे आर इन द सेम रेशो। वो रेशो तो अपन बताएंगे, वो प्रूफ का पार्ट है। अब इसमें प्रूफ या प्रूव करने के लिए प्रूफ लिखा जाता है, प्रूव करते हैं, है ना। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप कंस्ट्रक्शन सेक्शन में अलग से मेंशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हुआ गिवन, दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए पहले, फिर लिख लीजिएगा, या इसको छोड़ के आप घर में जाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करके लिख सकते हैं आराम से। देखिए करना क्या है, मैं D पॉइंट से एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा AE या AC पर। क्या करूंगा मैं? D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा AC पर। उसको कुछ नाम दे देते हैं, मैं बुक के हिसाब से नाम दूंगा इसको M। हमारी NCERT किताब में इसको M नाम दिया है। फिर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा फ्रॉम E, और इसे नाम देंगे हम N, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप का मतलब समझ में आया? चलिए, अब क्या करेंगे? तो वी विल जॉइन BE एंड DC, इसको ज्वाइन करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन समझ में आया? क्या क्या बोला मैंने? ड्रॉप परपेंडिकुलर, भाषा समझ लीजिए, दिक्कत है लिख लो साथ में।
और दिक्कत है क्लास में नहीं लिख पा रहे, वीडियो बन रहा है, अपलोड होगा, वीडियो देखकर आप नोट कर लें, पर कर लें, है ना। ये केन प्रकारेण टारगेट हासिल करना है। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन ए सी, नेम द पॉइंट एम। समझ में आया? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई, सेकेंड कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई ऑन ए बी, नेम द पॉइंट एज एन। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जॉइन बी ई। फोर्थ कंस्ट्रक्शन, जॉइन डी सी। ये 4 कंस्ट्रक्शन आपको करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन ए सी, नेम इट एज एम। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई ऑन बी सी, नेम द पॉइंट एज एन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कंस्ट्रक्शन, जॉइन डी सी। फोर्थ कंस्ट्रक्शन, जॉइन बी ई। ठीक है, ओके, क्लियर, सबने लिखा? लिख लिया? है जी, ओके। तो ये हो गया पार्ट कंस्ट्रक्शन का। फिर आता है प्रूफ। स्पेलिंग की तरफ ध्यान दें, बच्चे कई बार इधर स्पेलिंग गलती करते हैं, है ना। ये मैंने बहुत कॉमन सी बात देखी है, जब पेपर में चेक करता रहता हूँ तो आई ऑब्जर्व कि बच्चे जो है प्रूफ की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। PROOF चाहिए यहाँ पर। ठीक है, प्रूफ। अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें कर लूँ जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर शायद पैरेललोग्राम था या आई डोंट रिमेंबर, क्लास 9th में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था 9th में, याद ही नहीं आ रहा बोले है। मेरे ख्याल से पैरेललोग्राम नाम का कोई चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने कवर किया क्वाड्रिलेटरल शायद, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो हीरॉन्स फार्मूला खाली नहीं, पैरेललोग्राम छोड़ो, याद नहीं आ रहा। बट हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम है, 2 ट्रायंगल हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स अगर 2 ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। इसका प्रूफ आपको क्लास लास्ट ईयर ये बताया गया था कि भैया दोनों का बेस सेम है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड या हाइट, और इसीलिए एरिया कवर्ड बाय 2 ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये क्लास 9th में कराया गया। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। इज दैट ओके? तो ये कंसेप्ट हम लोग उपयोग कहाँ कर रहे हैं? 9th का 10th में कर रहे हैं। ठीक है, करें आरंभ। यहाँ पर हम करेंगे, मैं एरिया का रेशो निकालने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि एरिया इक्वल है, कौन से एरिया इक्वल हैं उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हम अलग अलग एरिया निकालते हैं। ठीक है, मैं NCERT के हिसाब से आपको बताता हूँ। चलिए, एरिया निकालना है हमें। एरिया, फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखने की पद्धत है, ऐसा लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पढ़ते ऐसे हैं, लिखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, ऐसा है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लें? पहले लेटर से ADE ले लेते हैं। ADE, ADE कहाँ पर है? ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर बेस एज AD। बेस किसको ले रहे हैं? AD को ले रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं उसका कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा कैसे। इसका एरिया बेस AD को ले लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, या इधर आप लिख लें बाय फॉर्मूला, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर आप एरिया लगाना शुरू करें, 1/2। बेस क्या ले रहा हूं? AD। अगर AD बेस है, अगर AD बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी? जो परपेंडिकुलर AD पर होगा, मतलब EN। ये बात समझ में? ये बात समझ में? EN। ओके, चलिए, तो ये हो गया EN। इसको कर दें 1। अब
एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ADE निकालते हैं। अब की बार मैं बेस ले लेता हूं किसको, AE को, ठीक है। अब बेस ले लिया AE। अगर AE हमारा बेस है तो परपेंडिकुलर या हाइट क्या होगी, DM। ओके, समझ में आया, ये DM होगा। सो दिस इज DM। ओके, यहां तक ओके है। अब नीचे वाले ट्राइंगल में हम एरिया कवर करना शुरू करेंगे, लेकिन ट्राइंगल कौन सा, एरिया BDE कहां पर है उसको ढूंढे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये रहा इधर, ठीक है। अब इसमें बेस कौन सा लें, हाइट कौन सा लें, क्या करें, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताते जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं बेस ले रहा हूँ 1/2 BD। अब BD अगर बेस है मतलब ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल है। ओके, अब इस ट्राइंगल की हाइट कैसे आएगी, अगर ये बेस है तो इसकी हाइट ये आएगी। ये बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो हाइट क्या होगी यहाँ पर, EN। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, अगर ना हुई हो तो मैं इस डायग्राम को पलटा के दिखाता हूँ। इसको घुमाऊं, हैं, देखो इसको घुमा के ये डायग्राम बनेगा। अब इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो बेस तो ये हो गया, हाइट कहाँ है, हाइट के लिए आप इसको नीचे गिराएंगे। अभी समझ में आया, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके, एग्रीड। देखो सेम डायग्राम, ऐसा घुमा के ऐसा कर दिया। आई बात समझ में। तो इस ट्राइंगल की हाइट EN हो गई, मल्टीप्लाइड बाय EN। क्लियर, कोई आपत्ति। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और समझ में नहीं आया हो तो कृपया इसको रिपीट कर ले, पॉज करिए, रिवाइंड करिए और देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। अच्छा, अब लेते हैं DEC। अगला कौन सा लेते हैं, DEC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC 1/2 DEC, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें मैं बेस ले रहा हूं EC। अब EC अगर बेस है तो इस टेढ़े ट्राइंगल का हाइट होगा DM। ये बात समझ में आई, DM, तो DM एंड दिस इज योर फोर्थ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हो गई तैयार। यहां तक सब समझ में आया, कोई बच्चा जिसके समझ में ना आया हो, एनी पॉइंट, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब सोच कर बताइए, एरिया ADE क्या ये इक्वल होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ADE ट्राइंगल तो वही है, बस एरिया का फॉर्मूला अलग रूप में लिया है, बेस अलग कर दिया। बात समझ में आई। अच्छा, क्या ये दोनों का एरिया बराबर होगा, अब आप परेशान, सर ऐसे कैसे, दो अलग ट्राइंगल है। चलो ठीक है, BDE यहाँ पर है, ओके, और दूसरा है DEC ये वाला है। ये दोनों ट्राइंगल का बेस अगर मैं DE को ले लूं एंड ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल्स, देन देयर एरियाज आर इक्वल। बोलो हाँ, आया समझ में, नहीं आया, क्यों भाई, क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों एरियाज का रेशो निकाल दूं, रेशो निकाला जाए, ठीक है। अब रेशो निकालते हैं, कैसे करें, मैं रेशो 1:3 और 2:4 करूंगा, और चूंकि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों एरिया बराबर हैं, ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यस और नो, ये बात समझ में आई, ठीक है, नहीं आई, समझ में आई, नहीं आई, ओके। तो अब मैं यहां पर करता हूं कि मिटा दूं कुछ, ओके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEC या BDE लिख देते हैं अपन, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कोई गलत लिख रहा हूं क्या? DEC क्यों है भाई? एज सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो लिख दिया। ओके, ठीक है भाई, ये दोनों एरिया बराबर है। अच्छा, अब डिवाइडिंग बोथ साइड, या दोनों को हम डिवाइड करेंगे बाय एरिया ADE। कोई दिक्कत? भाई ये दोनों इक्वल थे, है ना? आप अगली लाइन में लिख लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, है ना, एरिया ADE। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं, डायग्राम मिटा दूं अब। चलिए फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। अब मैं करूंगा क्या, कॉम्बिनेशन 1 और 3 का रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे कारण है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं, सर आपने 1 और 3 ही क्यों लिया, आपने 1 और 4 क्यों नहीं लिया, और 2 और 3 क्यों नहीं लिया? भैया बताता हूँ, है ना। मैथ्स का उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैथ्स का उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परेशानियों से दूर रहना या दूर करना परेशानियों को। यस नो? बात समझ में? तो जब हमें परेशानी को दूर करना है तो उसका हल निकालने के लिए जो करना है वो करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेता हूं तो क्या होगा? मैं लिख रहा हूं 1/2 BD अपॉन BD इंटू EN, 1/2 BD इंटू EN, अपॉन में लिख रहा हूं ये वाला पार्ट 1/2 AD इंटू EN। भाई सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि EN कट रहे थे, क्योंकि EN कट रहे थे। समझ में? यहां पर DM कटेंगे, इसलिए इनकी जोड़ी बनाएंगे। तो हम मैथ्स में जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं? सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई बात समझ में? इज इक्वल टू, अब बच्चे ये पूछे, नहीं सर अगर ऐसा लेते तो, अरे तो मरण करना ही है तो मरा ही जा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अपन चाहते थोड़ी कॉम्प्लिकेट करना, अपने को चीज़ों को सिंपल बनाना है। ठीक है, कर सकते हो वैसा भी, लेकिन फिर उसको इधर से उधर, इसको इधर से उधर ट्रांसपोज करोगे, फिर वो काटोगे, क्या मतलब है? एक ही बार में सही करो। चलिए दूसरे में क्या लिखेंगे, ये दोनों, तो EC और DM, EC इंटू DM, और इधर 1/2 AEDM। अब आप समझ गए कि 1/2 और DM 1/2 EN ये कट जाएंगे। ठीक है, आगे क्या आएगा? ये 1/2 कैंसल, EN कैंसल, BD अपॉन AD। यहाँ क्या आया? प्रयास करें इक्वल टू के नीचे इक्वल टू यहाँ पर आ जाए। इधर क्या आ जाएगा? 1/2 कैंसल, DM कैंसल, बचा EC अपॉन AE। ठीक है, एक अच्छे मैथ्स की प्रैक्टिस ये है कि आप ज़्यादा काटा पीटी ना करें। ठीक है, अननेसेसरी यहाँ पर आप काटा पीटी मत करिए, जो है उसको दिखा दीजिए अगली लाइन में, वो समझ में आ जाएगा टीचर को कि ये कट के इधर लिख रहा है, वो कट गया ऊपर। ठीक है, चलिए फिर क्या होना है? आगे बढ़े। अब या तो यहीं पर छोड़ दें। ठीक है, यहां NCERT में इन्होंने AD अपॉन BD यहीं पर छोड़ दिया है, लेकिन इसको और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहिए। एडिंग वन बोथ साइड, और ICSE बोर्ड में इसको कहते हैं, वो एडिंग वन नहीं करते ICSE बोर्ड में, वो लिखते हैं बाय कंपोनेंडो।
ठीक है, तो जो ICSE बोर्ड वाले बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इस स्टेप में +1 नहीं करेंगे, यू डायरेक्टली अप्लाई कंपोनेंडो। अब होता क्या है कंपोनेंडो में, LCM क्या आएगा AD और ऊपर क्या आ जाएगा BD प्लस डिनोमिनेटर, कंपोनेंडो इसी को कहते हैं। तो ये कंपोनेंडो रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर +1 ना करके ICSE बोर्ड वाले लिखेंगे बाय कंपोनेंडो और ये लाइन लिख दें, यहाँ +1 नहीं करना है, ठीक है। और CBSE और MP बोर्ड वाले क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 बोथ साइड, ओके, एडिंग 1। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों एक साथ मत लिखिए, अगली लाइन में एडिंग 1 बोथ साइड, फिर इसमें ऐड 1 करिए, फिर अगली लाइन में ये आएगा। अच्छा, इसमें क्या आ गया, EC प्लस AE अपॉन AE, ठीक है। इसको ऐड करिए, कितना हो गया, AD प्लस DB, डायग्राम आपके पास बना हुआ है, AD प्लस DB इज AB हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, AE प्लस EC इज AC AE, ठीक है, ओके। बस इसके बाद क्या करेंगे, ICSE बोर्ड वाले लिखेंगे बाय इन्वर्टिंडो। अरे जो ऐसा रेशो है उसको बस इन्वर्स लिखना और कुछ नहीं। उन लोग एक नए नए नाम दे देते हैं तो ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वर्टिंडो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC एंड दिस इज रिजल्ट, ठीक है। या यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम। तो थ्योरम के हिसाब से यहीं पर आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके ऊपर जो आपने लाइन लिखी है जिसमें +1 नहीं लिखा था, उसमें आप लिख सकते हैं BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, जो लाइन लिखी है उसको भी डब्बे में डाल दें और लिखें बाय थ्योरम, उसके आगे लिख दीजिए बाय थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम ने क्या कहा था कि जिस रेशो में एक साइड कट रही है उसी रेशो में दूसरी साइड कटेगी, ये आ गया, आया समझ में, ठीक है। ये क्यों किया हमने, ये आगे चल के हमें काम आएगा, है ना। जो आप थेल्स लगाएंगे तो उसका ये तो थेल्स है, लेकिन ये उसका अभिप्राय है, अभिप्राय समझते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। थेल्स थ्योरम का ये कंक्लूजन हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर थ्योरम पेपर में आ जाती है तो इस पॉइंट पर आपको रोक देना है, ठीक है। ये आगे का पार्ट आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए। क्लियर, समझ में आ गया। थेल्स में कोई परेशानी, थेल्स प्रूफ समझ में आ गया। चलिए नोट कर रहे हैं कि हो गया, कर लिया, चलिए ओके। तो अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। लास्ट ईयर से अब हम लोग फैमिलियर हैं कि जो भी थ्योरम होती है उसका कन्वर्स भी पॉसिबल होता है। अब थेल्स का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसे किसी निश्चित रेशो में हम डिवाइड करें दोनों साइड को, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। क्या बोला, अगर ये रेशो दोनों साइड का बराबर है, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू साइड्स इन इक्वल रेशो, ये कंडीशन गिवन है, देन द लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये कहता है कन्वर्स। आगे बात समझ में, कन्वर्स क्या कहता है। और बहुत जगह पर हमें कन्वर्स इस्तेमाल में आता है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम कन्वर्स का यूज़ करेंगे। तो वो कहता है कि तब अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब इसको प्रूफ करना है, भाई प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया बेसिक वालों के लिए तो है ही, स्टैंडर्ड वालों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम लोगों ने एक बार और किया था जब हमने रूट को इररेशनल प्रूफ किया था, है ना। तो यहाँ पर भी वही मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आप समझ गए कि जो है उसके उल्टा हम बोलेंगे एंड वी विल ट्राई टू प्रूव जो हम उल्टा कह रहे हैं। फिर लास्ट में हम कहेंगे अरे अरे हम तो गलत जा रहे हैं, चलो ठीक है, जो कह रहे थे वही सही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण कर दें, ABC और इसको DE नाम दिया है। हाँ, DE नाम दिया, करेक्ट, DE। अच्छा, अब इसमें करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बाय मेथड ऑफ
मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि लेट अस ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, लेट डी ई डैश बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेट डी ई बी पैरेलल टू बी सी। ये हमने बनाई है, क्या बनाई है? एक पैरेलल लाइन बनाई है। ठीक है, देयरफॉर बाय थेल्स या बीपीटी, आप कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे थेल्स, आईसीएसई और एमपी बोर्ड वाले लिखेंगे बीपीटी। ठीक है, एक ही लिखना है। बाय थेल्स या बीपीटी क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। बनी बात है भाई, जब अपन ने पैरेलल बनाया डी ई डैश, ई डैश को, अरे डैश लिखा ही नहीं मैंने, ई डैश। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? डी ई डैश को पैरेलल बनाया, तो थेल्स लगा दी। हमने कहा भैया अगर थेल्स लग रही है तो थेल्स क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल हमने बनाई है, जो हमने तो बनाई है ना, वो कैसी है? पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होना चाहिए। इसको हम एक इक्वेशन का नंबर दे दें। ठीक है, और जब मैंने थेल्स, अच्छा थेल्स का कन्वर्स मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, मैंने सिर्फ बोला, पढ़ा नहीं। एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ और समझिए इसमें क्या बोल रहा है वो। ये कहता है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, ये गिवन है। मतलब गिवन क्या है? यहाँ गिवन में क्या आएगा? गिवन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। दिस इज गिवन। बात समझ में आई? मैं फिर से पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, मतलब ये गिवन हो गया। देन द लाइन इज पैरेलल, देन द लाइन, कौन सी लाइन? डी ई। देन द लाइन डी ई इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कौन सी साइड? बी सी। ओके, एग्रीड। तो ये था क्या? स्टेटमेंट। इसके बाद गिवन क्या हो गया भाई? जो उन्होंने रेशो दिया वो गिवन, ये गिवन हो गया। उसके बाद हमने लिखा बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रूफ। ये पार्ट काहे का आ गया? प्रूफ का। प्रूफ में लिखेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ में क्या आया? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कंस्ट्रक्शन किया। लेट डी ई डैश बी पैरेलल टू बी सी, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? चूंकि हमने पैरेलल बनाया है तो थेल्स हम लगा सकते हैं, तो थेल्स लगाया तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, बट गिवन दैट क्या दिया है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक समझ में है कि दिया ये है पर हमने बाय थेल्स ये लाया, दिया ये है पर हमने थेल्स से ये लाया। ओके, मिटाऊं ऊपर का? सबने लिख लिया हो गिवन पार्ट, है ना? तो क्या होगा? कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करने पर हमें समझ में आएगा कि AD और DB ये तो साइड बराबर है, तो कंपेयरिंग 1 and 2 हमें ये पता लगा कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ओके। अगेन बाय कंपोनेंडो, आईसीएससी बोर्ड बाय कंपोनेंडो, या आप लिखेंगे ICBSE और MP बोर्ड वाले एडिंग 1 बोथ साइड। फिर से क्या करेंगे इसमें? अब एडिंग 1 बोथ साइड। चलिए, तो ए ई डैश अपॉन यहाँ +1 हो गया, यहाँ +1 हो गया। ये अगली लाइन में होगा आपके, आप लोग अगली लाइन में करेंगे,
मैं यहीं पर कर रहा हूँ, प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज ए सी, और ये भी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी इज अगेन ए सी। ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है, ई सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 1। यस नो? ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया, इधर से उधर ले गए, ए सी एक तरफ कर दिया, ई सी और ई डैश सी को एक साथ ले आए। ठीक है। अब क्या, इसका मतलब ये और ये 1 इक्वल है, तो ई सी देयरफॉर, अब इंप्लाइज दैट नहीं, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो हमने जो कंडीशन कंसिडर करी और जो गिवन था, उन दोनों से उठा के हमें ये पता लगा कि ई सी और ई डैश सी ये दोनों बराबर है। लाइन जो है, लंबाई, लेंथ, ये दोनों की बराबर है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया, तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, लिखिए स्टेटमेंट। यहां तक पहुंच गए बेटा? लाइन छोड़ दो, पहले स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश एंड ई, this is possible only if E dash and E are not two different points, are not two different points, but the same point given, but the same point given, same point given, कौन सा? कैपिटल E है ना, कैपिटल ई, सेम पॉइंट गिवन ई। 10 डी ई इज पैरेलल टू बी सी, 10 डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ओके। ठीक है। अब आप लिख लो भैया जो छूटा था, हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। ओके। तो आई होप सबने लिख लिया है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पर आज हम थ्योरम का एक्सप्लेनेशन क्लोज कर रहे हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी किताब में, मैं सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में इसके आगे जो थ्योरम्स हैं वो आपको साइड एंगल साइड और एंगल, ये वाली थ्योरम्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो वो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, उसको अलग से एक्सप्लेनेशन कभी आता नहीं है जनरली। अगर फिर भी आपके स्कूल में टीचर उस पर बहुत ध्यान दें और पढ़ाएं तो हो सकता है आपके बीच वाली जो एग्ज़ाम्स होती हैं, है ना, पीरियोडिक्स वगैरह या टर्म एग्ज़ाम्स, तो उसमें वो पूछा जा सकता है। तो अगर आपके स्कूल में टीचर इन थ्योरम्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे और समझाए, जैसे मैंने छोड़ दिया ऐसा ना छोड़े, तो मुझे बताइएगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वो कवर करवाए जा रहे हैं, तो फिर मैं उसको आगे भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। बाकी है कुछ नहीं, बहुत बड़े आसान है, जो लास्ट ईयर किया था सेम है। ठीक है। तो उसको हम कवर कर लेंगे। एंड हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रूफ है भी नहीं। ठीक है। स्टेटमेंट वाइज कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, जैसे ए सिमिलैरिटी है या ए कोरोलरी है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में। अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो देख लें, आप लोग भी वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं। ठीक है। तो एक बार उसे देख लीजिएगा। बाकी अब मेरे हिसाब से इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सकें। एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड न्यू बुक, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से करें। एंड ऑफ कोर्स डायग्राम वाले जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इवन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स वालों के लिए तो बहुत ज़ोरदार, जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखा है साइंस इसमें सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स।
तो आप लोग इसको सॉल्व करके लाइए। आज यहाँ पर हम क्लास को क्लोज़ कर रहे हैं और जो भी डाउट्स आएंगे वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अगली मैथमेटिक्स क्लास जो परसों हम कवर करेंगे उसमें वी विल डील विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा या वो डाउट्स जो आप मुझसे पूछेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। बहुत अच्छे से तैयारी करें, कमेंट जरूर करें अगर कोई डाउट हो और शेयर करें, अपने मित्रों को जोड़ें। सब्सक्रिप्शन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सो दैट वी कैन गो लाइव। थैंक यू स्टूडेंट्स।